हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज की एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी के द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा 2025 यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो इसके ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट आपकी 20 नवंबर 2025 यहाँ पर रखी गई है। तो फाइनली आप सभी के पास एक दिन शेष बचा हुआ है। तो जिस भी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो इस वीडियो के माध्यम से अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर लीजिए। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में बहुत से कैंडिडेट के लिए एक समस्या क्या आ रही है कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 साल वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसमें आपको यस करना है या नो करना है, तो वो भी जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही आपका जो फोटो सिग्नेचर है उसको अपलोड करने में समस्या आ रही है, तो उसको कैसे अपलोड करना है तो सभी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और प्लीज़ आप सभी कैंडिडेट से हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आप सभी के सपोर्ट से ही हम हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को यहाँ पर। तो सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल कराने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे भी फिल कर सकते हैं। प्रोसेस दोनों की सेम रहने वाली है। तो सिंपल आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन कीजिए और एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चलना है। अब वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर बताई जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको फिर जो भी डाउट है तो भेजिए, कमेंट करके आप पूछिए। और एक बात और आपको ध्यान रखना है क्या कि 20 तारीख को दोपहर के जो 12 बजे हैं, 12 बजे तक आपकी लिंक एक्टिव रहेगी, उसके बाद आपकी लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो आपको 12 बजे से पहले ही फॉर्म को फिल करना है। तो इस प्रकार के आपको जो पहली लिंक दिख रही है इसी लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इस प्रकार का आपको पेज ओपन हो जाएगा। आपको सिंपल नीचे को स्क्रॉल करते हुए चले आना है। यहाँ पर और आ जाइए, यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए चले आइए। अब यहाँ पर आपको एक अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। इसका तो को नीचे को रहना, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपको जो पोस्ट दिख रहे हैं किसी पर भी यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पर इसके ऑनलाइन पोर्टल पर चलना है, तो किसी भी लिंक पर यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए अभी। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पेज यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करते चले जाइए। यहाँ पर देखिए आपको राज्य पात्रता परीक्षा 2025 यहाँ पर दिख रहा है, और आप देख सकते हैं 20 तारीख को दोपहर के 12 बजे तक आपकी लिंक एक्टिव रहेगी। तो सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो इसका रूल बुक आई है नोटिफिकेशन, इसको डाउनलोड करके आप एक बार पढ़ लीजिए। इसमें सब्जेक्ट की टर्म एंड कंडीशन को सब कुछ आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए आप कोई जानकारी नहीं बता रहे हैं। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको पहले पढ़ लीजिए। इसका को अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पर आपको एक्शन का ऑप्शन दिख रहा है इस वाली लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है इसको एक्सेप्ट करना है आपको, इसको एक्सेप्ट कीजिए। और आपको जो ब्लू कलर का राज्य पात्रता परीक्षा 2025 दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। यदि इस पर आप क्लिक नहीं करते हैं तो आपका पेज आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। तो आपका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। हम पहले से ही डाउनलोड किए हैं तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद आपको नीचे को आना है। तो यहाँ पर आपको जो आई एक्सेप्ट आपको दिख रहा है इस आई एक्सेप्ट पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है एक एक जानकारी। तो इस सब हम सैंपल के लिए जानकारी फिल कर रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी है, और आप किसी भी सब्जेक्ट का फिल करें सभी की प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। तो सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर यहाँ पर दिखे। तो राज्य पात्रता परीक्षा हेतु एक इच्छा विषय का चुनाव करना है। तो अब आप इनमें से पूरी लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है। तो कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पर फॉर्म को आप फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको दे दी गई है। तो डेमो के लिए हम किसी एक यहाँ पर फॉर्म को एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर हिंदी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इस कदम को जो स्नातकोत्तर का विषय है, अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपका विषय यहाँ पर रहा है। तो हिंदी रहा है आपका या लिंग्विस्टिक रहा है, तो जो भी आपका रहा है इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी ने आवेदन तिथि से पूर्व यूजीसी नेट हुआ आपका या सीएसआईआर नेट या नेट आपका जो मध्य प्रदेश सेट है या स्लेट राज्य पात्रता परीक्षा आपकी संबंधित समय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। तो कहने का मतलब ये अब जैसे यहाँ पर हिंदी विषय से फिल कर रहे हैं, लेकिन हमने इसके पहले या तो अपने नेट जो यूजीसी नेट होता है या सेट, इसके पहले अपने यही सेम समय पास कर लिया है, तब आपको यहाँ पर दोबारा से आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यस करेंगे आप तो यहाँ पर आपको फिल नहीं करना है, पर बाकी पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नहीं फिल करना है, आपकी पहले ही क्लियर है। तो यहाँ पर हम पास नहीं किए हैं तो इस प्रकार से हम नो पर क्लिक कर देते हैं। तो आई होप ये ऑप्शन आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट है, एक ऑप्शन आपको ये दिख रहा है कि अभ्यर्थी ने 5 वर्षीय जो समेकित पाठ्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड कोर्स है वो आपने पूर्ण कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि आपने यदि 3 साल मान लीजिए बीए, आपने 3 साल बीए किया है अलग से और 2 साल का आपने एमए अलग से किया है, तो आपके लिए यहाँ पर ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ पर नो करना है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे वर्तमान में जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें जैसे आपका बीए 4 साल का है और उसके बाद 1 साल का आपका एमए हो जाता है, तो ये उनके लिए है। तो आपका यदि बीए अलग है और एमए अलग है तो आपको यहाँ पर नो पर ही यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
बाकी यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने यूजीसी नेट या सेट आपके सेमेस्टर में अपने पास कर लिया तो आपको उनको दोबारा फिल नहीं करना है, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं। और सेट 2025 हेतु केवल एक ही विषय में आवेदन करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने हिंदी में फिल कर दिया फिर आप दूसरा जाएंगे तो इंग्लिश में फिल कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। सिर्फ एक ही फॉर्म आपको फिल करना है, अन्यथा आपका एक फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका न्यूनतम शिक्षण योग्यता का विवरण। तो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्हता का चुनाव करें। तो यहाँ पर देखिए, क्या अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण है। यदि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पर आप इस प्रकार से टिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये आ गया है। और यदि आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में चल रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर में अध्ययनरत है या परीक्षा परिणाम प्रतीक्षारत है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। आप चयनित अर्हता हेतु वर्ष या सेमेस्टर का कुछ चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप 4th सेमेस्टर में चल रहे हैं या तृतीय सेमेस्टर में चल रहे हैं या आप अंतिम वर्ष में चल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपका सेमेस्टर इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कीजिए। और आगे आपको हम जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करेंगे तो आपको हम बता भी देंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर भैया हम कंप्लीट सेलेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपको बीटेक जो रनिंग में चल रहे अभ्यर्थी उनके लिए भी फॉर्म दिखाएंगे, तो परेशान बिल्कुल ही मत होइए। इसके बाद नेक्स्ट आपका कि अभ्यर्थी पीएचडी उपाधि धारक है। यदि आप पीएचडी उपाधि धारक है तो एस करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए यदि हाँ तो स्नातकोत्तर की परीक्षा 19 सितंबर 1991 तक आपने पूर्ण कर ली है तो यहाँ पर आपको देना होगा। यदि नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना है। इसके नेक्स्ट व्यक्तिगत विवरण, हाई स्कूल की जानकारी आपको देनी है। और एक बात ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और आपकी जेंडर और आपकी अन्य जानकारी, ये इसमें यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो बाकी तो फॉर्म आपका एडिट होगा, लेकिन इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपकी सभी जानकारी जो 10th का सर्टिफिकेट है उसको आप सामने निकाल के रख लीजिए, या कहीं किसी साइबर कैफे से फिल करा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप सावधानी पूर्वक ही फिल कराइए। तो सभी जानकारी आपको अपनी कैपिटल लेटर में फिल करना है। तो यहाँ पर जैसे आपका नाम है इस प्रकार से आपको फिल करना है सभी जानकारी आपको क्या। तो इस प्रकार से अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे। और यदि आपकी 10th के सर्टिफिकेट में मिडिल नेम यानी जैसे आपका नाम कुमार होता है, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर यदि कुमार तो कुमार है तो इसको फिल कीजिए। और आपका लास्ट नेम यानी सरनेम यानी आपकी जाति, तो जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट में लिखी है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकती हैं और इसको भी खाली छोड़ सकती हैं। जिसमें रेड स्टार लगा है ये वाला, वो आपको ऑप्शन फिल करना अनिवार्य रहेगा। इसके नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। इस प्रकार से एक ऑप्शन आ जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर कैलेंडर को सिलेक्ट करेंगे तो आपका ईयर आ जाए, यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से ईयर आ जाएगा। यहाँ पर अपने मंथ को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपनी डेट को इस प्रकार से सिलेक्ट कर देना। तो सिर्फ आपको सिंपल के लिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा, इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से फिल हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपका फादर्स नेम यानी पिता का नाम यहाँ पर फिल करना है। और सेम स्पेलिंग आपकी जैसे 10th की सर्टिफिकेट में लिखी है वैसा ही आपको यहाँ पर एंटर करना है। और सभी जानकारी कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी मदर्स नेम यानी माता जी का नाम, सेम स्पेलिंग आपकी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है विवाह से संबंधित विवरण। तो क्या अभ्यर्थी विवाहित है, यदि आप मैरिड हैं तो एस करेंगे। अब यदि मेल अभ्यर्थी हैं तो आप अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। और यदि आप फीमेल अभ्यर्थी हैं तो आप अपने यहाँ पर पति का नाम यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके जीवित बच्चों की संख्या, तो 0 है, 1 है, 2 है, इनमें से आपकी जितनी भी है यहाँ से इस प्रकार से आप फिल करेंगे। नेक्स्ट बाकी क्या आपके अंतिम बच्चे जुड़वा हैं और क्या अभ्यर्थी विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिला है, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। और यदि अविवाहित हैं तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी मूल सूचना का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी, यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस करेंगे। और यदि मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। तो आपकी कैटेगरी फिर यूआर ही रहेगी, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं, डोमिसाइल हैं, सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पर एस करेंगे। अब आपकी यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी, यूआर से हैं आप, एससी से हैं, एसटी, जैसे एससी से हैं तो एससी सेलेक्ट कीजिए। इस वाले ऑप्शन में आपकी जो जाति है, कास्ट का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। इसी प्रकार से एसटी है तो एसटी को, इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस को, और यदि ओबीसी है तो ओबीसी। लेकिन यहाँ पर यदि नॉन क्रिमिलियर में आती है तो यहाँ पर आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। तो आपकी कैटेगरी ओबीसी यहाँ से आ जाएगी। अब यहाँ पर सेम आपको वही आपके कास्ट का नाम यहाँ से फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अब जो भी आपकी जाति आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो जाति प्रमाण पत्र है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, उसकी आपको जानकारी यहाँ पर देनी है। तो जो जाति प्रमाण पत्र है आपका वो किसके द्वारा जारी किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, तो यहाँ पर आपको फिल करना ज़्यादातर आपका एसडीओ के द्वारा या एसडीएम के द्वारा ही बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप एसडीओ यहाँ से फिल कर सकती हैं, या चाहे तो आप इस प्रकार से आप सब डिविजनल ऑफिसर इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके वो में सर्टिफिकेट में आपको लिखा होगा, तो आप सिंपल यहाँ पर एसडीएम या एसडीओ भी फिल कर सकती हैं। इस प्रकार से आप अपने जाति प्रमाण पत्र को देखिए तो वहाँ पर आपको डिपार्टमेंट का नाम भी लिखा रहता है कि कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, आपका ब्लॉक या तहसील का नाम लिखा रहेगा और यहाँ पर दस्तखत रहेगा, और दस्तखत के नीचे आपको अनुविभागीय अधिकारी इस प्रकार से लिखा रहेगा। तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। किस जिले से आपका जारी हुआ है तो अपने जिले का नाम यहाँ से फिल कीजिए। ये सब सैंपल के लिए आपको फिल कर रहे हैं हम, तो जिले का नाम फिल कीजिए। अब आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर साइड में देखेंगे आप सर्टिफिकेट में आपने, तो जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र नंबर इस प्रकार से आपका जो भी नंबर है इस प्रकार से आप इसको इस प्रकार से फिल करेंगे। इस प्रकार से सभी नंबर आपको इसी क्रम में आपको फिल करते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जाति प्रमाण पत्र किस दिनांक को जारी हुआ है, तो यहाँ पर अपनी डेट को फिल यहाँ से सावधानीपूर्वक फिल कर देना है।
इसके बाद नेक्स्ट आपका दिव्यांगता का विवरण, तो डिसेबिलिटी की आपकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। तो नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या इससे अधिक स्थायी रूप से आप दिव्यांग हैं? यदि आप हैं तो यस करेंगे। अब जैसे ही आप यस करते हैं तो आपको फिर यहाँ पर कुछ जानकारी और देनी होगी। तो क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है? तो यहाँ पर आपको यस करना है यदि किया गया है। अब आपको डिसेबिलिटी का प्रकार देना है, तो अस्थिबाधित हैं, दृष्टिबाधित हैं या श्रवणबाधित हैं, जो भी इस प्रकार से इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अब आपका जो डिसेबिलिटी है कितने परसेंट आपकी डिसेबिलिटी, 40% तो कम से कम यहाँ पर होना चाहिए, जितने भी आपके यहाँ पर है तो उसको यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है सर्टिफिकेट नंबर वो आपको फिल करना है, और किस दिनांक को आपका ये जारी हुआ है वो आपको फिल यहाँ से करना है। और आपको जो डिसेबिलिटी है वो आपको सेलेक्ट करने के परमानेंट आपकी स्थायी रूप से दिव्यांग हैं आप या टेम्प्रेरी हैं, तो जो भी हैं आप अस्थायी रूप से हैं तो अस्थायी को सेलेक्ट कीजिए, और परमानेंट है तो इस प्रकार से परमानेंट को आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के भूतल स्थित कक्ष में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है? तो यदि आप भूतल में बैठने की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, यदि आपको सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में चढ़ने में कोई समस्या आपको होती तो आपको यहाँ पर फिर आपको अलग से व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी, तो इसको यस नो आप कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी को नियमों के तहत सह लेखक की आवश्यकता है, यानी स्क्राइब की आपको यदि आवश्यकता है तो यहाँ पर यस नो आपको करना है। और यदि अभ्यर्थी डिसेबल नहीं है, दिव्यांग नहीं, तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है, तो आपकी ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ से हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आपकी अन्य विवरण, तो क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है? यदि किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही इस प्रकार से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है? आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, यदि चल रहा है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। और सभी जानकारी आपको सही सही फिल करना है, कोई भी आपको जानकारी छुपानी नहीं है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है? यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका परीक्षा केंद्र का विवरण, तो ये आपके एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, तो 4 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, तो आपकी सुविधा के अनुसार यहाँ पर एग्जाम सेंटर दे सकते हैं, भोपाल, ग्वालियर, तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट दे दी गई, तो इस प्रकार से अपनी सुविधा के अनुसार अपने एग्जाम सेंटर को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम सेंटर को यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर अपने थर्ड एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए, और अपने फोर्थ एग्जाम सेंटर को यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इसको आपको सावधानीपूर्वक फिल करना है। तो यहाँ पर अपनी उत्तीर्ण परीक्षा आपकी 10th यानी मैट्रिक की जानकारी यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर चाहे तो इस प्रकार से हाई स्कूल भी फिल कीजिए, हाई स्कूल फिल कर सकते हैं आप यहाँ पर, या चाहे तो 10th भी फिल कर दीजिए, आपको कोई समस्या पर नहीं है। यहाँ पर आपका प्रणाली आपका ग्रेड या CGPA सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम, यदि ग्रेड या CGPA सिस्टम है तो फिर आपको पूर्णांक और प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट करके फिल कर देना है। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो डिवीजन को क्लिक कीजिए, और आपके पूरे जो जितने भी आपकी सब्जेक्ट हैं पूर्णांक के यहाँ पर प्राप्तांक, और आपकी ऑल सब्जेक्ट के यहाँ पर नाम आपको फिल करना है। तो यहाँ पर चाहें तो आप सभी 10th के जितने सब्जेक्ट हैं सभी के नाम लिख सकते हैं एक एक करके, या चाहे तो आप ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी आप फिल कर सकते हैं, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। यहाँ पर अपने पूर्णांक को फिल करना है, तो सिंपल के लिए आपको दिखा दीजिए सबके पूर्णांक हैं 600, प्राप्तांक आपको कितने प्राप्त हुए हैं, जैसे आपके 500, तो इस प्रकार से 500 परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। इस डिवीजन से पास हुई, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, जो भी इसको सेलेक्ट कीजिए। आप अपने बोर्ड का नाम फिल कीजिए, जैसे आप MP बोर्ड के हैं तो MP बोर्ड भोपाल इस प्रकार से फिल कीजिए। यदि आपकी CBSE है तो CBSE बोर्ड फिल कीजिए, और अदर स्टेट बोर्ड है तो वो फिल कीजिए। यहाँ पर अपने उत्तीर्ण वर्ष आपने 10th किस वर्ष पास किया वो फिल करना है, और 10th का रोल नंबर आपको यहाँ से फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी 12th की जानकारी देनी है, तो यहाँ पर आपको अपनी इंटरमीडिएट की जानकारी या हायर सेकेंडरी की जानकारी, या आप 11th है या कोई डिप्लोमा, इनको आपको देना है। तो जैसे आप 12th पास हैं तो यहाँ पर आप इस प्रकार से हायर सेकेंडरी फिल कर सकती हैं, सभी कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्पेलिंग को थोड़ा चेक करते जाइए, इस प्रकार से हायर सेकेंडरी, या चाहे तो आप इंटरमीडिएट भी इस प्रकार से आप इंटरमीडिएट इस प्रकार से भी फिल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। वही आपको फिर ग्रेड या CGPA सिस्टम, यहाँ पर सब्जेक्ट यदि आप साइंस से हैं तो साइंस, आर्ट से हैं तो आर्ट, जो भी इस प्रकार से फिल कीजिए। तो आप चाहें तो इसके 12th के जितने भी सब्जेक्ट रहे सभी के नाम यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर जैसे आपके 12th के जो भी सब्जेक्ट रहे इस प्रकार से फिल कीजिए, जैसे हिंदी आपका। और एक बात ध्यान दीजिए, आपको एक सब्जेक्ट फिल करने का कॉमन नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट स्पेस देना और दूसरे सब्जेक्ट का नाम लिखना है, इस प्रकार से फिजिक्स, बायोलॉजी जो भी आपका रहा है इस प्रकार से आप इसको फिल कीजिए। और चाहे तो यहाँ पर साइंस भी लिख सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि सभी सब्जेक्ट के नाम ही लिख दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। आपको यहाँ पर पूर्णांक फिल करना है, और यहाँ पर अपने प्राप्तांक और आपकी परसेंटेज, किस डिवीजन से पास है वो, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष आपका, और रोल नंबर, इतना आपको फिल करना है। अब नेक्स्ट आपकी ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में आपको इनमें से आप क्या की हैं, तो यहाँ पर आपको जैसे BA की है तो इस प्रकार से अपनी सब्जेक्ट का नाम BA फिल कीजिए। यहाँ पर ग्रेड सिस्टम है CGPA सिस्टम, यदि ग्रेड है CGPA सिस्टम है तो पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट अपना परसेंटेज फिल यहाँ से कर देना है। और यदि डिवीजन सिस्टम है तो डिवीजन को फिल कीजिए। अब यहाँ पर BA में आपके जो मेजर सब्जेक्ट रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं, तो उसको यहाँ से आप फिल कीजिए। जैसे आपका रहा जैसे हिस्ट्री आपका, पॉलिटिक्स आपका, इकोनॉमिक, जो भी आप किस प्रकार से रहे वो आप यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर आपके पूर्णांक फिल करना है आपको, यदि डिवीजन सिस्टम है पूर्णांक
प्राप्तांक यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी और किस डिवीजन से पास हैं वो, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर फिल करना है। इस ऑप्शन आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, तो आपकी मार्कशीट को देखिए तो आपको सब कुछ यहाँ पर लिखा रहेगा। यहाँ पर किस बार से आपने ग्रेजुएशन पास किया वो फिल कीजिए और यहाँ पर अपना रोल नंबर आपको फिल यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी। अब यदि जो अभ्यर्थी फाइनल ईयर में चल रहे हैं वो क्या करेंगे, तो आपको हम ऊपर दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पर फाइनल ईयर सेलेक्ट करते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करेंगे जब किस वर्ष से आप किस सेमेस्टर में चल रहे हैं, तो वो तो फोर्थ सेम में चल रहे हैं या थर्ड सेम में चल रहे हैं। जैसे फोर्थ सेम में चल रहे हैं तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर देखिए यदि आप फोर्थ सेम में चल रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि यदि अभ्यर्थी संबंध विषय में स्नातकोत्तर के अंतिम विषय में अध्ययन रहते हैं तो पूर्वार्ध के अंकों का पूर्णांक विवरण, या स्नातकोत्तर के तृतीय सेमेस्टर में चल रहे हैं तो प्रथम और सेकंड इन दोनों के जो पूर्णांक हैं यहाँ पर आपको पूर्णांक फिल करेंगे आप, और आपके ऑप्टेन जो आपके टोटल मार्क्स है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। और यदि फोर्थ सेम में चल रहे हैं तो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस प्रकार से आपको सभी के जोड़ना है और आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको क्या फिल करना होगा, पूर्णांक आपके थर्ड सेमेस्टर के कितने पूर्णांक थे, जैसे हमने यहाँ पर देख लिया। जैसे फर्स्ट सेम के आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 300 नंबर का आपका पेपर था तो फर्स्ट सेम का 300, जैसे फर्स्ट सेम का आपका 300 नंबर का पेपर था तो फर्स्ट सेम का 300 हुआ। सेकंड सेम में आपको 300 नंबर थी तो थर्ड सेम के भी 300 है, और फोर्थ सेम में आपके 300 नंबर का था। तो इस प्रकार से 300 300 300 900 नंबर आपके हो चुके। अब तीनों में से आपको ऑप्टेन मार्क कितने प्राप्त हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको कितने प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर आपको पूर्णांक फिल करना है। तो जैसे 900 नंबर आपके प्राप्त हुए हैं, ये किसमें, थर्ड सेम में। अब आपको प्राप्त कितने हुए, मान लीजिए आपको 500 प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर आपके परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएंगे। इसी प्रकार से आपको यदि आप थर्ड सेम में रनिंग में चल रहा है तो फिर आपको फर्स्ट और सेकंड का, जैसे फर्स्ट मान लीजिए आपका पूर्णांक 300 का था, सेकंड में आपका 300 का था, तो 600 में से आपको फिर कितने मिले हैं, ये सभी आप फर्स्ट सेम और सेकंड सेम की मार्कशीट में देखेंगे तो आपको सब कुछ लिखा मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सभी ये फिल करना है। तो यहाँ पर हम फाइनल कर देते हैं, और जो कंप्लीट है तो यहाँ पर अपनी कंप्लीट में यहाँ पर अपना यहाँ पर सब्जेक्ट में एमए फिल करना है। इस प्रकार से एमए फिल कीजिए। यहाँ पर आपका ग्रेड सिस्टम है, सीजीबी सिस्टम वो फिल कीजिए, जैसे डिवीजन है तो डिवीजन। यहाँ पर आपके पूर्णांक, तो अब यहाँ पर आप कंप्लीट है तो आपकी सभी जो टोटल ग्रांड टोटल है वो आपको फिल करना है, फर्स्ट से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक की सभी की ग्रांड टोटल, फिर आपको पूर्णांक। तो फाइनल सेमेस्टर की जब मार्कशीट देखेंगे तो उसमें आपको ग्रांड टोटल भी लिखा रहता है और आपको ऑप्टेन मार्क आपको लिखे रहती है, दोनों को यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर परसेंटेज आपको किस डिवीजन से पास हुई वो, यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी का नाम, उत्तीर्ण वर्ष और रोल नंबर, इतनी जानकारी आपको फिल यहाँ से चेक करके यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका वर्तमान पता, यानी पत्राचार हेतु वर्तमान पता। तो यहाँ पर अपना राज्य को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका राज्य है इस प्रकार से इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए। आपका जिला, तो जो भी आपका जिला है इस प्रकार से अपने जिले को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर पूरा पता आपको गली, मोहल्ला, कॉलोनी, हाउस नंबर सब कुछ आपको यहाँ पर इसमें फिल कर देना है, इसमें आपको फिल करना है। यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो फिल करना है, और लैंडमार्क यदि कोई जो पहचान विशेष रूप से पहचान चाहिए तो उसको फिल कीजिए, और यदि नहीं है तब सिंपल यहाँ पर आप अलग से नो मार्क इस प्रकार से फिल कर सकती हैं, या आप नो भी लिख सकती हैं, ये आपको ऊपर डिपेंड रहेगा। इस प्रकार से नो मार्क इस प्रकार से फिल करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका वर्तमान पता, इसके बाद नेक्स्ट आपका स्थायी पता। अब आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो इस पर टिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। अब चूंकि अभी हमने यहाँ पर फिल नहीं किया, इसके लिए इस कारण से ये यहाँ पर फिल नहीं हो रहा है, तो आप इसको टिक कर सकती हैं। अब नेक्स्ट आपका फोटो और सिग्नेचर, इसमें आपको गलती नहीं करनी क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो फोटो के बारे में कुछ यहाँ पर विशेष रूप से गाइडलाइन यहाँ पर दी है एमपीएससी ने, तो उसको पहले देख लेते हैं हम। तो जब आप इसकी नोटिफिकेशन में आएंगे तो पॉइंट नंबर आई पर आएंगे, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोल दिया क्या, यहाँ पर पढ़िए फोटो के बारे में। तो अभ्यर्थी की फोटो आपकी नवीनतम फोटो होनी चाहिए, और जिसमें आपका अभ्यर्थी का नाम और फोटो खींचने की दिनांक स्पष्ट रूप से उल्लेख होनी चाहिए, और फोटो आपकी 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या कीजिए, इस प्रकार से फोटो जब किसी नज़दीकी स्टूडियो में जाइए तो वहाँ से अपनी फोटो को बनवा लीजिए, वहाँ से बोलिए आपके पासपोर्ट साइज की आपको फोटो बनवानी है, फोटो वाइट बैकग्राउंड की रखिए, और इस प्रकार की आपकी फोटो रहेगी। तो यहाँ पर आपका पूरा चेहरा रहेगा, यहाँ पर आपका नाम लिखवा लेना है, कंप्यूटर से लिख जाएगा, वहाँ पर आप जाएंगे स्टूडियो में, और यहाँ पर फोटो खींचने की डेट आपको लिखनी है। तो इस प्रकार से आपको फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर बाकी देख सकते हैं। और टोपी, हेड, कैप, आपको डार्क चश्मे, ये सभी कुछ आपको नहीं लगाना है, और फोटो को वाइट बैकग्राउंड की यहाँ पर रखनी है। और यदि आपने बिना नाम और बिना डेट की फोटो यदि आपने अपलोड कर दी है तो आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, रिस्क मत लीजिए। हमारी तो व्यक्तिगत यही सलाह है कि जो यहाँ पर इन्होंने गाइडलाइन बोली उसको आप फॉलो कीजिए, ताकि आपको आगे चल के किसी प्रकार की कोई यहाँ पर समस्या ना हो। और सेल्फी फोटो को यहाँ पर अपलोड नहीं करना है, इस बात का भी को ध्यान रखना है। यहाँ पर देख लीजिए, तो इसी प्रकार से आपको फोटो अपलोड करनी है, इसको बाकी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वही फोटो आपको गैलरी से सिलेक्ट करना है और इसको अपलोड करना है। अब यदि हो सकता है कि फोटो आपकी अपलोड ना हो, तो चूंकि यहाँ पर आपको पिक्सल कुछ आपको रिसर्च कर लेना है, तो अब यहाँ पर वो प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर आप क्या करेंगे, सिर्फ अपनी फोटो की विड्थ है और हाइट इस दोनों को वहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, और फोटो की साइज लगभग आप 90 KB कीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि आपकी फोटो ब्लर ना हो और क्लियर आपकी देखिए। और जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड यहाँ से करना है, और इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद यहाँ पर कुछ होगा तो उसको आपको इस प्रकार से चेक बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आप सही से फिल कीजिए, जैसे आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो आपका मोबाइल नंबर पर
एप्लीकेशन नंबर और अन्य डिटेल्स भी सेंड की जाती है। तो यहाँ पर आपको जो एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए। यहाँ पर आपकी एक्टिव एंड वैलिड ईमेल आईडी यहाँ से आपको फिल कर देनी है। इसके बाद जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको यहाँ पर आप टिक करेंगे। इस प्रकार से आपको टिक करना है और जो आपको कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को सॉल्व करके इस बॉक्स में फिल करना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार का कुछ एक पॉपअप आपको शो होगा। इस बात का ध्यान रखना है, आपको नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर इस प्रकार से दिखेगा और आप मध्य प्रदेश के निवासी या नहीं आपको दिखेगा। और एक बात ध्यान दीजिए, यदि इनमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो ये आपकी बाद में एडिट नहीं होगी, इसलिए आपको सोच समझ कर ही चेक करना है। यदि कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक कीजिए और आपका सबको सही पर आपको ओके पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियर बोला कि जो अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी हैं तो सिर्फ मध्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थी को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा, बाकी आपको जो अदर स्टेट की महिला है उनके लिए रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो आपको इस प्रकार का दिखेगा फीस प्राप्त नहीं हुई और एक आपको यहाँ पर आवेदन क्रमांक आपको दिख रहा है। तो इस आवेदन क्रमांक को पहले आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए और यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। तो जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो इस प्रकार से आपकी जो भी कैटेगरी है, इस प्रकार से जो रिजर्व कैटेगरी है तो इस प्रकार से आपको फीस दिखेगी। लेकिन यदि अब यूआर है तो आपको 540 रुपये आपको फीस यहाँ पर शो होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको फीस अपनी पेमेंट करना है। तो प्रोसीड टू जो पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको पेमेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिख रहा है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। जैसे यूपीआई से पेमेंट करना है तो आप यूपीआई पर क्लिक कीजिए। जैसे यूपीआई पर क्लिक करते हैं तो आपको पेटीएम दिख रहा है, एक आपको पे गवर्नमेंट इंडिया एनडी ईमेल आपको दिख रहा है। तो जैसे पेटीएम से पेमेंट करना है तो पेटीएम पर क्लिक करेंगे और यदि आप अन्य माध्यम से जीपे, फोनपे, क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना है तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर फीस दिखेगी। आपको यहाँ पर यूपीआई दिख रहा है, क्यूआर कोड दिख रहा है, जैसे क्यूआर कोड से पे करना है तो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है। इस क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको क्यूआर कोड शो हो जाएगा, उसको स्कैन करके आप दूसरे मोबाइल से अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर दीजिए। अब जैसे आप फीस पेमेंट कर देते हैं तो आपका फॉर्म हो जाएगा, प्रिंट कर लेना है आपको और आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर इस प्रकार का सेंड किया जाएगा एसएमएस। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन नंबर सब कुछ यहाँ पर भेजा जाएगा। इसी प्रकार से आपकी जो रजिस्टर ईमेल आईडी जो भी आपने फॉर्म में फिल की उस पर इस प्रकार से सेंड किया जाएगा और यदि आपको किसी प्रकार कोई समस्या तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। और मान लीजिए यदि आप वहाँ पर डायरेक्ट फीस पेमेंट नहीं कर पाए लेकिन आपने एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पे अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वही सेम एप्लीकेशन नंबर यहाँ से फिल करेंगे, जो आपने नोट किया है वो यहाँ पर फिल करेंगे। तो आपका अपना एप्लीकेशन नंबर जो SET से चालू हो रहा है सेम आपको इस प्रकार से फिल करना है SET और आपका जो भी नंबर चालू हो रहा है वो आपको पूरा यहाँ से फिल करना है। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे, इस कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा और अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर देना है। और यदि आपने फीस पेमेंट कर दिया और आप फॉर्म को दोबारा से रिप्रिंट करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेम एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके अपने फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। और यदि आप अपना एप्लीकेशन नंबर अपने फीस पेमेंट कर दिया है यदि तो एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वहाँ पर SET आपका सेट 2025 सेलेक्ट करेंगे और डिटेल्स फिल करेंगे तो आप अपना आवेदन क्रमांक वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और यदि आपने फॉर्म फिल किया और फीस पेमेंट नहीं कर पाए हैं और आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा है तो आप क्या कीजिए, दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म फिल कर दीजिए, उसका एप्लीकेशन नंबर नोट करके रखिए। क्योंकि जिस फॉर्म की एप्लीकेशन फीस पेमेंट नहीं होती तो वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर नो योर एप्लीकेशन नंबर वाली ऑप्शन में यहाँ पर फाइंड नहीं होता। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भेजिएगा।